हेलो क्लास, आप सबका स्वागत है अपने क्लास एजुकेशन चैनल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 7, ठीक है, हिस्ट्री की। तो इसमें हम पता है ना आप सबके हम एनसीईआरटी सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी, हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। और आज हम क्लास 7 शुरुआत कर रहे हैं। और बीच में मैं वीडियो में नहीं डाल पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 की हिस्ट्री, चैप्टर 1, और जिसका नाम है प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। अब इस चैप्टर में ये देखेंगे ना, जो इतने सालों में जो परिवर्तन हुआ है ना, हमने देखे ना कि इतने साल से जो हम जो पढ़ते आ रहे हिस्ट्री में, आपका आरंभ पाषाण काल देखा हमने ना। पाषाण के बाद धीरे धीरे लोगों ने मतलब अपने जीवन में बदलाव लाए। उन्होंने पशुपालन सीखे, खेती करनी सीखी। फिर खेती में उन लोगों ने औजारों में परिवर्तन किया, कृषि की तकनीक में परिवर्तन किया है ना। फिर आगे हम देखते धीरे धीरे करके नगर बसने लगे, नगर फलने फूलने लगे और उन्नत समृद्ध होने लगे नगर, महाजनपद हमने देखे थे, ठीक है। और इसी तरह से धीरे धीरे करके इतने समय तक के बीच दौरान जो भी चेंजेस हुए हैं ना, तो उन चेंजेस के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। और तो वही देखेंगे जो ज़रूरी है, ठीक है, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी, जहाँ क्वेश्चन आते हैं और जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो रीडिंग हम करेंगे और जो ज़रूरी होगी वही रीडिंग करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ओके, चलिए पढ़ लेते हैं। मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरिसी ने 1154 में बनाया था, ठीक है। यह जो नक्शा दिया गया है ना, वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफी अंतर है। अल इदरिसी के नक्शे में दक्षिण भारत का उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है, ठीक है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं, उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश। अब यहाँ मैं बता रहा है ये जो मैप बनाया गया ना, ठीक है। तो इसी में उपमहाद्वीप हमारा भारत है, ठीक है। ऊपर की ओर उत्तर की ओर दिख रहा है और ज़्यादातर तटीय इलाका मुझे तो इसमें दिख रहा है सब, है ना। यह जो मानचित्र बनाया है वह आपका अल इदरिसी जी ने बनाया था, 1154 में बनाया था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये भी देख ही लो आप, क्या पता मानचित्र का बन जाए क्वेश्चन, है ना। अल इदरिसी ने 1154 में आपका मानचित्र बनाया था। ओके चलिए ऊपर करते हैं, हम दूसरा मानचित्र देख लेते हैं। मानचित्र 2 18वीं सदी के आरंभ में गुलाम दम सिलसिले के एटलस नूवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप है, ठीक है। ये वाला उपमहाद्वीप जो है, यह उपमहाद्वीप, इसमें देखिए भारत जो हमारा उपमहाद्वीप भारत देश है हमारा, साफ साफ मतलब बहुत हद तक साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है। यह कन्नौज मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। यह जो मैप है ना, यह जो मानचित्र बनाया गया अल इदरिसी जी ने, इसके 600 वर्षों बाद आपको यह मानचित्र बनाया गया, यह वाला, ठीक है, जो मैं इसको देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वाला आपका 600 वर्षों बाद यह बनाया गया। ओके, जो बनाया है आपके इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते होंगे।
ठीक है, यह जो मैप है इसमें आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएंगे। ठीक है, उस जो पहले वाला जो था उससे, उसमें तो इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा ना, उसमें भाषा भी दूसरी है कुछ, और इतने छोटे इसमें भी सही तरीके से आपको समझ आ जाएगा देखने से। ठीक है, और यहाँ मानचित्र किसने बनाया था? दूसरा वाला यहाँ बनाया था आपका मानचित्र फ्रांसीसी ने बनाया था। ठीक है, यहाँ भी आप देख लो इन्होंने क्या बनाया था, 1720 में बनाया था। ठीक है, 600 वर्षों बाद बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अब। इतनी महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों तथा लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब जो इतिहासकार हैं वो लोग जब अध्ययन करने बैठते हैं ना इतिहास के बारे में, तो जो भी उनको शोध मिलते हैं तो उसमें हर शोधों में समय के साथ में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं ना, और सूचनाएं भी तो एक जैसे नहीं होंगे, बहुत सी सूचनाएं थोड़ी सी मतलब ऊपर नीचे होती हैं, तो इसलिए इन सब बातों का उनको ध्यान रखना पड़ता है। एक सटीक तौर पे दस्तावेजों के द्वारा, शोधों के द्वारा एक मतलब तथ्य को सही तरीके से सामने लाना, उसका अध्ययन करना, यह बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए इतिहासकारों को बहुत सी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता होगा, और उनको बहुत सी बातों का ध्यान भी रखना पड़ता होगा, क्योंकि हर शोध में अलग अलग बातें लिखी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ साथ क्या होता होगा? अर्थों के साथ ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषा में मिलते हैं, और ये भाषाएं भी समय के साथ बहुत बदलती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या जो भी स्रोत मिलते हैं, जैसे बहुत पहले स्रोत कोई लिखा होगा तो उस समय जो उस जितनी उनको बात समझ में आती है, जो भाषा होती है, जो लिपि होगी उस हिसाब से वे लिख देते होंगे। फिर कुछ समय बाद और भी जगह जो अन्य स्रोत मिलते हैं तो वहाँ पे एक अन्य भाषा होगी, तो वो उस भाषा के तौर पे उस लिपि के हिसाब से वहाँ की घटनाएं, वहाँ की जानकारियाँ लिखते होंगे या पत्थर पर अंकित करते होंगे। ठीक है, तो यह सभी समय के साथ जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे लोगों जो भाषाओं में बदलाव आते हैं ना, हर जगह एक सी भाषा तो होती नहीं है, हर जगह अलग अलग अपनी भाषा होती है। तो यही आप बता रहे हैं कि भाषाएं भी समय के साथ बदल जाती है। ऐतिहासिक की जो अभिलेख है उसको भी भाषाओं में आपको अंतर देखने को मिलता है। ओके, ऐतिहासिक अभिलेखों में भी उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। अब मध्य युग की जो फारसी थी, जो पहले के युग में जो फारसी जो बोलते थे, अभी जो बोली जाती है ना फारसी, वह भाषा काफी भिन्न है। ठीक है, यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार ही में नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते। अब ये जो देखो कि अभी भी देखिए हम लोग जैसे थोड़ी सी बॉर्डर क्रॉस करते हैं, थोड़ी एक ही राज्य में रहते हुए भी हम जरा से एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, 3-4 गांव पार करते हैं, तो देखिएगा आपके थोड़े से पहनावे, थोड़े से खान पान या उनकी भाषा में आपको थोड़ा ना थोड़ा आपको अंतर जरूर मिलेगा, है ना। तो ये नेचुरल है, नॉर्मल बात है। ठीक है, और आने वाले समय में अभी जो हम बोल रहे हैं तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि आगे भी भाषा में अभी आपको बहुत ही चेंजेस मिलेंगे, उनके पहनावों में, खान पीन में, सब चीज़ में मिलेंगे। अब इससे हम जो अभी के समय में है, अभी हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, अभी हम कितने अपने शब्दों में कितना हेर बदल, अब इंग्लिश यूज़ कर लेते, थोड़े से फारसी यूज़ कर लेते, अरबी यूज़ कर लेते, पर कुछ समय पहले हम लोग ऐसा यूज़ नहीं करते थे ना। तो जो मुगल आए तो उनकी भाषा भी तो हमारी जो हम लोग जो भाषाएं बोलते हैं तो उसमें मिक्स हो गई हैं। तो यही तरीके से चलते चलते लोग मिलते जुलते बोलते बोलते ऑटोमेटिक भाषा मतलब पकड़ में आ जाती है अपने आप ही। लोग जब मिलते जुलते हैं एक दूसरे के साथ में, उठने बैठते हैं, लोग बार बार व्यापार करने आते हैं, तो इसी तरीके से भाषा में बदलाव आ ही जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, आगे भी होता रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए यहाँ पे आपका देखिए मेन आपका क्वेश्चन यहाँ बन रहा है एक तो कि हिंदुस्तानी शब्द ले लीजिए। आपका जो हिंदुस्तान का जो शब्द है, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। हमारा जो हिंदुस्तान का शब्द है ये हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? हमारे भारत देश के लिए, है ना। हमारे भारत देश एक राष्ट्र राज्य के लिए हम हिंदुस्तान का शब्द प्रयोग करते हैं। अब इसका 13वीं सदी में फारसी जो इतिहासकार थे मिन्हाज सिराज, उन्होंने इस शब्द का किस तरीके से अनुवाद किया, उनके लिए यह शब्द किस तरीके से उन्होंने देखा, तो वह है कि उनका आशय हिंदुस्तान से क्या था? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र, ठीक है। उनका आशय बस इतने से ही था। तो ये आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ निकल रहा है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज। आगे बढ़ते हैं। इस्तेमाल जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। अब ये जो इलाके थे ये सब कहाँ किसके अधिकार क्षेत्र में आते थे? सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। लेकिन जो हिंदुस्तान शब्द है यह बहुत इम्पोर्टेंट आपको बात यहाँ बताई जा रही है कि मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का जो आशय लिया था, उनके लिए हिंदुस्तान क्या था, ठीक है। तो वे सिर्फ पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र को ही उनके लिए वह हिंदुस्तान था, ठीक। उसमें उन्होंने कभी भी दक्षिण भारत को शामिल नहीं किया, ठीक है ना। दक्षिण भारत को उन्होंने कभी भी शामिल नहीं किया। ओके, चलिए आगे बढ़े। यह भी आपका पीटी बन रहा है, आपका ध्यान रखिए। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग, अब मैं फिर से देख लीजिए, 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। यहाँ बताया जा रहा है आपको कि हमने इससे पहले देखा था ना 13वीं सदी में मिन्हाज सिराज का क्या आशय था हिंदुस्तान सबसे, उनका क्या मतलब था हिंदुस्तान से, है ना। वैसे ही हम यहाँ पर बाबर का भी देखते हैं कि बाबर का भी एक अपना ही नज़रिया था हिंदुस्तान के प्रति। उनका मतलब हिंदुस्तान को समझते थे। तो उन्होंने 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने भूगोल, पशु पक्षियों और वहाँ के निवासियों की संस्कृति के आधार वर्णन के लिए किया, ठीक है ना, इसके आधार पर। तो ये भी आपको पीटी का क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। फिर से आप सुन लीजिए कि बाबर ने 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का जो आशय किया था, जो प्रयोग किया था ना, वह एकमात्र उपमहाद्वीप के भूगोल, मतलब उसकी भौगोलिक स्थिति एवं पशु पक्षी और वहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था, ठीक है। ये आपको पीटी का क्वेश्चन हो रहा है। एवं 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो ने भी इसी के आसपास ही इनका भी एक सोचना था हिंदुस्तान के प्रति, हिंदुस्तान के शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। इनका भी सेम था, हिंद के ही कुछ समान था। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्य के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से भी राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने के लिए इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है एक व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज की संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। ये ना, जो व्यक्ति यहाँ का नहीं होता है, मतलब यहाँ की संस्कृति का नहीं होता है, जिस देश में वह है, तो उस देश में उस व्यक्ति को, हमारे देश में व्यक्ति को हिंदी में परदेसी कहते हैं और फारसी में क्या कहते हैं? अजनबी। तो अजनबी कौन सा शब्द हो गया? फारसी शब्द हो गया, ठीक है।
और परदेशी हमारा हिंदी शब्द हो गया। इससे किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग-अलग धार्मिक या जातीय परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। अब एक गांव में जो लोग रहते हैं ना, तो वो लोग भले अलग जाति अलग धर्म के किंतु भी रहते तो एक ही गांव में एक साथ में रहते हैं ना, एक दूसरे के लिए वे लोग विदेशी कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे। आगे बढ़े। इतिहासकार और उनकी शोध। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। अब इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। ठीक है। जो इतिहासकार उनके शोध क्या क्या है वह हम यहाँ बताया गया है। ठीक है। तो बोल रहे कि जो हम अभी जो पढ़ेंगे 1750 तक, अब हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम मुगल मध्यम काल पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें मुगल पढ़ेंगे पूरा 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक का 1000 वर्षों का क्या हुआ, वंशों का सल्तनत काल, तो इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। और इसमें ऐसे भी शोध पढ़ेंगे जो कुछ जो शोध हैं जो ऐसी की ऐसी चली आ रही पिछले समय से, यानी जब आरंभिक काल पढ़ रहे थे ना, पाषाण युग। ठीक है ना। तो उस समय से आने वाले समय तो उससे आगे का समय जो था, जो शोध सब थे जो जैसे थे तो वो उसी तरीके से चली आ रही थी, है ना। चलिए आगे बढ़े। और वे लोग अभी भी शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपि एकत्रित किया करते थे। ठीक है। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है ना। उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, इससे लिपिक या नकलविद हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अब इस समय छापे मतलब जहाँ छापते हैं वो इस तरह की सुविधा नहीं थी, तो ये लोग क्या करते थे कि जो पांडुलिपियाँ होती थी उनकी नकलें करते थे वे लोग। ठीक है। उसकी प्रतिकृति की कॉपी उसकी कॉपी। ठीक है। कॉपी, बहुत सारी कॉपियाँ बना लेते थे। आपने कभी किसी मित्र की गिरफ्तारी की नकल उतारी है तो आप जानते हो कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाजा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियां बनते रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हम लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जिसकी
जिस समय में छापर खाना नहीं था, मतलब छापने की मशीन नहीं थी, तो उस समय लोग क्या करते थे कि जो पांडुलिपियाँ थी तो उन्हीं पांडुलिपियों को वे लोग नकल करते थे, और नकल उतारने में बहुत समय लगता था, क्योंकि देखिए हर किसी की हैंडराइटिंग समझनी तो बहुत मुश्किल होती है ना। तो जब वे लोग नकल उतारते थे तो उन लोगों को कुछ कुछ जगहों पर कुछ शब्द समझ में नहीं आते होंगे, तो वहाँ पे वे लोग अंदाज़ा ही लगाते थे, ठीक है। तो अंदाज़ा लगा के वे लोग अपने हिसाब से वहाँ पर शब्द चयन करते थे, वहाँ पर बात वहाँ पर अपनी रखते थे, ठीक है ना। तो इस कारण से क्या हुआ, कई वर्षों तक प्रतिलिपियाँ और भी पांडुलिपियाँ बनती गई, उनकी भी कार्बन कॉपी बनती गई, ऐसे बनते बनते अब जब इतिहासकार है तो उनको अब जो सच्चे मतलब मेन क्या अर्थ था इससे पहले कि ये बात क्या बात लिखी गई था, उनको जानने के लिए उनको कई सारे पांडुलिपियों को पढ़ना पड़ता है ना। और इससे एक और भी बड़ी परेशानी होती है कि हमें मेन बात, हमें मुख्य बात पता नहीं चलती है, आखिर पांडुलिपि में लिखा क्या गया था। अब अगर आरंभ में पांडुलिपि में कुछ अच्छी बात लिखी हो गई, कुछ मेन अर्थ कुछ और होगा पांडुलिपियों में आरंभ में, शुरुआत में, और उसकी जो प्रतिलिपियाँ जो बनती गई है ना, कई सारी लिपियाँ बनती गई, उसमें तो कई शब्द शब्दों की फेर बदल हुए, जिससे अर्थ ही मतलब अर्थ बदल गया है ना, उसका मतलब भी बदला हुआ है। तो इस कारण से हमें मेन बात तो पता नहीं चलेगी, मुख्य बात तो नहीं पता चलेगी ना कि आखिर बताया क्या जा रहा था, जिस कारण से हमें आधा अधूरा ही ज्ञान पता चलेगा, हमें सच्ची बात तो पता नहीं चलेगी ना कि आखिर वो कहना क्या चाहते थे, उनकी बातों का अर्थ क्या था, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि जो इतिहासकार है उनको आखिर इन्हीं सबसे मतलब अपने जानने इन्हीं सब स्रोतों से उनको हेल्प लेनी पड़ती थी, ठीक है ना। कई सारे उनको पढ़ना पड़ता था और कई सारे को पढ़ कर उन्हीं से उनको अंदाज़ा लगाना होता था, उन्हीं पर वो निर्भर भी थे, अध्ययन करना पड़ता था इन्हीं सबको, जितने भी इतिहासकार थे। केवल वे लोग भी उनको भी परेशानियाँ बहुत होती होंगी पांडुलिपियों को समझने में, क्योंकि जो मेन पांडुलिपि थी उसमें जो बात कही गई थी तो वहाँ तो अब कॉपियों में तो मतलब उस तरीके से तो नहीं होगी ना, तुमको समझने के कई सारी पांडुलिपियों को पढ़ना पड़ता होगा। तो इस कारण से इतिहासकारों को बहुत समस्या होती है। और इसे क्या बहुत बड़ी यह भी समस्या है कि इतिहास का हमें सही तरह से ज्ञान नहीं है, सच में क्या बात कही जा रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं सदी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। अब यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। अब यहाँ पे देखो जो लेखक भी हैं वे स्वयं ही अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे, ठीक है। अब उन लोग संशोधन करते होंगे या तो फिर उनको मतलब अपने वृत्तांत के बारे में नई चीज़ पता चलती होगी और कुछ और पता चलता होगा तो वे लोग अपने वृत्तांत में संशोधन कर देते होंगे अपने समझ से। एवं फिर आगे चलते 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जो थे उसमें जियाउद्दीन बर्नी ने क्या किया, पहली बार 1356 में अपना वृत्तांत लिखा, उसके बाद 2 वर्ष बाद उन्होंने वृत्तांत लिखा 1971 में, ठीक है। और इन दोनों में ही अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते नए सामाजिक और राजनीतिक समूहों। सन 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए, ठीक है। अब 700 से 1750 के बीच में जो 1000 वर्षों का जो परिवर्तन हुआ है, अब इसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है, जैसे कि आपका जो रहत इस काल के अलग अलग समय पर प्रौद्योगिकियों के दर्शन हुए हैं। जैसे सिंचाई में रहत, कटाई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों का भी
उपयोग होने लगा इस समय में, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर पीटी का क्वेश्चन बन जा रहा है ना कि 1750 से 1000 वर्षों के दौरान परिवर्तनों के दौरान कौन कौन से परिवर्तन हुए थे। तो आपका होगा सिंचाई में रहत पद्धति आ गई, और कटाई में चरखे भी उपयोग होने लगे, और युद्ध में अग्निशास्त्र बारूद वाले हथियार का भी इस्तेमाल होने लगा। ये आपका यहाँ पे पीटी वाला क्वेश्चन निकल रहा है, ठीक है। चलिए फिर आपका क्या यहाँ पे इसी समय में, अब इस समय में क्या हो रहा है, 717-50 का जो समय चल रहा है, तो इस समय में आपके क्या हो रहा है परिवर्तनों में कि व्यापार के कारण, ठीक है, जो कई जो लोग इस उपमहाद्वीप में आ रहे हैं, ठीक है, आपके किसी भी कारण से आ रहे हो, चाहे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कुछ किसी का भी, ठीक है, किसी भी कारण से यहाँ पे हो, तो वे लोग अपने साथ में क्या कर रहे हैं, आपके आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी ये सब लेके आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो उन लोग आ रहे हैं तो अब आएंगे तो अपने साथ वो लोग कुछ लेके आते हैं खाने पीने के लिए, तो जो वे रहते हैं तो यहाँ भी उन चीज़ों का वो लोग उपयोग करते हैं, ठीक है, रहेंगे यहाँ पे तो वो यहाँ पे भी उन चीज़ों को उगाने लगे, तो इससे यहाँ पे वो चीज़ उगने लगे, तब यहाँ पे ये चीज़ सभी लोग इसका उपयोग करने लगे। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का भी है। अब यहाँ यह बता रहा है कि यहाँ जो समय है ना, जो हमारे इस उपमहाद्वीप में जो विचारक आए थे वे लोग अपने साथ में क्या क्या लाए थे, आलू, मक्का, ये आपका पीटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, चाय और कॉफ़ी, तो ये लोग फसलें के साथ साथ अपने विचार भी लेकर आए। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। अब यहाँ यह बता रहा है यह ऐसा समय था जो बहुत तेजी से यहाँ पे परिवर्तन होना शुरू हो चुका था। जो लोग आ रहे थे इस उपमहाद्वीप में, भारत में, ठीक है, तो वे अपने साथ साथ कई खान पान की चीज़ें लेकर आए, और साथ में जो अपने विचार थे वो भी लेकर आए। अब विचार लेकर आए कहने का मतलब है कि जब यहाँ आएंगे तो जब लोग एक देश से दूसरे देश जाएंगे तो वे अपने विचार दूसरों के सामने में रखते हैं, है ना। कुछ लोग उनके विचार से सहमत होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, तो इस तरह से तो विचार आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। तो यह जो समय था वह आर्थिक, वे आए तो उन्होंने यहाँ पे आर्थिक यहाँ पे व्यापार करना शुरू किया, ठीक है। राजनीतिक, वे लोग यहाँ पे राज्य भी करने लगे, कई लोग धीरे धीरे राज्य मतलब अपने अपने राज्यों में राज्य किया, साम्राज्य। फिर सामाजिक, पे लोग यहाँ पे रहने लगे तो एक यहाँ के समाज में घुल मिल गए, ठीक है, यहाँ के लोगों के साथ में उठना बैठना, कई मतलब बनने लगे यहाँ के लोग। फिर यहाँ पे सांस्कृतिक परिवर्तन, अब अपने धर्म के लोग थे वे लोग अपने धर्म के भी यहाँ पे लोग करने लगे। वो लोग के धर्म में जो पूजा पाठ होती थी, जो भी कुछ होता था, तो यहाँ रहेंगे तो यहाँ भी उन लोग करने लगे। तो यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि ऐसा समय था जो बहुत मतलब तेजी से यहाँ परिवर्तन हुआ है। अब राजनीतिक भी हो गया, सामाजिक भी हो गया, आपका सांस्कृतिक परिवर्तन भी हो गया, ठीक है ना। तो जो लोग आए थे यहाँ पर तो उन लोगों ने अपना अपना भी यहाँ पे यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया, ठीक है, सल्तनत यहाँ पे शुरू करी। वे लोग यहाँ पे राजनीतिक करने लगे, आगे साम्राज्य अपना सम्राट बढ़ाया, सामाजिक भी हुए यहाँ के लोगों के साथ में, फिर धर्म को भी अपने आगे बढ़ाया। तो यही है, परिवर्तन का बहुत ज़्यादा समय रहा है यहाँ पर। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत बढ़ गया था। जैसे अभी हमने पढ़ा यहाँ पर, अभी जस्ट हमने यही पढ़ा था ना कि यहाँ जो काल ऐसा था कि इस समय में जो नए विचारक आ रहे थे वे आपके जो इस उपमहाद्वीप में आ रहे थे, तो ये तो नहीं ना कि एक ही कारण से आ रहे, कई कारण से आ सकते हैं भाई। यहाँ के व्यापार करने आ सकते हैं, यहाँ पे अपने धर्म को लेकर आ सकते हैं, अपने धार्मिक विचार यहाँ पर करने आ रहे हैं, है ना, धर्म वो करने आ रहे हैं, अपना विस्तार करने आ रहे हैं, या तो यहाँ पे युद्ध करने आ रहे हैं, ठीक है। अब जो लोग यहाँ पे आ जाएंगे, बस जाएंगे, उनकी बहुतों को जगह यहाँ पे अच्छी लगेगी, या रहने लगेंगे, तो वे अपने धर्म का ही ना प्रसार करेंगे, ना कि। तो इस तरह से ये लोग इस समय में यही चल रहा था कि अब कुछ लोग आ गए तो मुझे ये जगह अच्छी लगी भाई, मैंने अब और लोगों को बुला लिया, और लोगों को जानकारी मिली तो और लोग आने लगे। तो यही होता है जब इस युग में एक स्थान से दूसरे स्थान में आना जाना बहुत बढ़ गया था, ठीक है ना।
अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। अब जब देखो, अगर किसी को पता चल रहा है कि भाई इस उपमहाद्वीप में बड़ा इस उपमहाद्वीप में बहुत ही ज़्यादा व्यापार है, बहुत ही ज़्यादा इसमें सोने चांदी है, बहुत ही ज़्यादा इसमें भाई हमारे लिए बहुत कुछ है, हम इसमें राज कर सकते हैं, हम इससे बहुत कुछ पा सकते हैं। तो उस अवसर की तलाश में एक को खबर मिली, दूसरे को खबर मिली, इस तरह से बात फैलती तो लोग के लोग आए जाते हैं। जिसके हमारे इस उपमहाद्वीप में कौन कौन आए थे? गजनी, महमूद गौरी, ये सब लोग क्यों आए? लूटने ही तो आए थे। इस देश को लूट लूट के सब चले गए ना। तो इसी तरीके से अवसरों की तलाश में लोग आ जाते हैं, आके यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, लूटमार मचाते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से कई सारे अपने कार्य होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सब अपने आप होने लगते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया ना कि यह उपमहाद्वीप एक ऐसा उपमहाद्वीप है जहाँ पर व्यापार के लालच में यहाँ की संपदाओं को लूटने के लिए कई ऐसे देश, उन लोगों ने अवसर ढूंढा और जैसे उनको अवसर मिला वो यहाँ पे आके बस गए। यहाँ के लोगों के संग युद्ध किया, उनको हरा कर, ठीक है, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर यहीं पे लोग बस गए। तो यहाँ बस गए तो यहाँ पे वो लोग अपनी राजनीति करने लगे, है ना, अपना राज्य स्थापित किया, वो लोग अपना राज्य चलाने लगे। फिर यहाँ के लोगों के साथ में सामाजिक हुए वो लोग अपना धर्म यहाँ पे बढ़ाने लगे। अपने जबकि यहाँ पे कौन आए थे? इस उपमहाद्वीप में इस्लाम आए, फिर क्रिश्चियन लाए। तो वो जब आए हैं तो अपना धर्म यहाँ पे बढ़ाने लगे ना, अपने चर्च बनाने लगे, अपने ये मस्जिदें बनाने लगे। ठीक है, अपनों में शादी ब्याह, फिर और धर्म के लोगों से भी शादी ब्याह। तो इस तरह की बातें यहाँ पर होने लगी। तो यही होता है परिवर्तन काल। ऐसे ही परिवर्तन होता है एक समाज से दूसरे समाज में, एक उपमहाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप में। जिसके अभी अभी सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी आप ये ले लो कि अभी जैसे कि हम लोग अभी यहाँ रहते हैं, अभी देखो हमारे यह उपमहाद्वीप में, हमारे इंडिया में कितनी ज़्यादा पश्चिमी सभ्यता बढ़ गई है, वेस्टर्न कल्चर कितना बढ़ चुका है यहाँ पर। क्या पहले ऐसा था? नहीं था, है ना। क्यों नहीं था? क्योंकि भाई जब वहाँ से यहाँ कोई आदमी ही नहीं आएंगे, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे नहीं, वहाँ का कल्चर यहाँ आएगा नहीं, तो कैसे हम उस कल्चर को जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे, या हमें पसंद आएगा, है ना। कि हम ही वहाँ पर जाएंगे तब ना हमें अगर वहाँ का कल्चर पसंद आएगा, तो हम भी वहाँ का कल्चर अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमें भी इच्छा होगी कि चलो हम यह कल्चर फॉलो करें, औरों को भी फॉलो करवाएं। तो हम उस कल्चर के बारे में लोगों को बताएंगे, कितनों को पसंद आएगा तो वो लोग अपनाएंगे, जिनको नहीं पसंद आएगा वे नहीं अपनाएंगे। तो इसी तरीके से परिवर्तन होता है। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते। इस काल में जिन यह देखिए, यह आप जब बताइए सिंचाई, यह है आपकी रहत पद्धति। ठीक है, सिंचाई के लिए। ठीक है, तो यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पीठ का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देख लो आप इसको अच्छी तरह से, जो रहत बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यह इस काल में इतना जो मैंने आपको अभी तक रीडिंग करवाया, तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर लो सबसे अच्छे से कि 700 से लेकर 1750 तक का जो काल था ना, वह भारत के लिए सबसे बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन का काल था। ठीक है, सांस्कृतिक परिवर्तन का काल था, आपके आर्थिक परिवर्तन का, सामाजिक परिवर्तन का। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मेंस के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में आपका अगर क्वेश्चन बनता है तो आप इसको लिखोगे ना। तो ये पूरी की पूरी जो लाइन है आपको समझनी है, और इसको मेंस में अच्छे से शॉर्ट करके बना कर लिखना है, समझ। ठीक है, तो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो आपका रहत वाला आप देख लो। समुदायों का महत्व बढ़ा है। उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। ठीक है, 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। ठीक है, तो आप देख लो 8वीं से 14वीं सदी के बीच में यह चला है चलन। ठीक है भाई, ये आप इसको आप अंडरलाइन करो, क्योंकि कई बार आपका डायरेक्ट सन ना दे के भाई इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। राजपुत्र शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम
स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ मुख्य लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति थी। आदि समूह ने भी उठाया। ठीक है, चलो जो राजपूत शब्द है, ठीक है, इसके अंतर्गत कौन लोग आते हैं? वे लोग आपके सेनापति, सैनिक, ठीक है, आपका इसमें आ सकता है पीटी में सेनापति, आपके सैनिक भी आते हैं। ठीक है, आपके राजा और सामंती वर्ग नहीं, बल्कि ये सब, ये आपका पीटी का आपका यहाँ सवाल बन रहा है। ठीक है, चलिए। पूरे काल के दौरान जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। अब बिहार जो मध्यकाल था आपका 1750, अब यह ऐसा समय था कि इस समय में खेती बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। आपकी जंगलों की कटाई भी बहुत तेजी से हो रही थी। क्यों भाई, क्यों हो रही थी? सीधी सी बात है कि कई साम्राज्य स्थापित हो रहे थे, कई साम्राज्य अपनी समृद्धि के कारण, ठीक है, अब यह सब कार्य हो रहे थे। ठीक है, अपना अपना इलाका बना रहे थे, अपने अपने समृद्धि बढ़ा रहे थे ना। चलिए, कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ था। ठीक है, अब सारे क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र में और भी तेजी से यह कार्य होने लगे थे। पर्यावरण परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखिया, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। अब कृषकों एक नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखिया, पुजारी, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। ठीक है, वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए थे। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। अब यहाँ पे आप देख लो, किसान जब थे, जब इतने ज़्यादा पेड़ कटने मतलब वो जंगलों की कटाई होने लगी, खेती के आधार पर इलाका उनका बढ़ता गया ना, और कई सारे वनवासियों जो थे, जो वन में रहते, उनको भी भाई कई सारे इलाके छोड़ने पड़े, है ना। अब वे लोग क्या करने लगे? कुछ वनवासी जमीन की जुताई करने लगे, ठीक है, और कुछ लोग कृषक बन गए। हाँ, और उनमें से भी लोग, कुछ लोग क्या बन गए? बाजार, मुखिया, पुजारी, इन सब में भी वे लोग लगने लगे। हाँ, यहाँ थे और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग बेगारी करनी पड़ती थी इन लोगों को। ठीक है, उनको कर चुकाने पड़ते, कर के लिए भी उन लोग को क्या करते थे लोग? मालिक जो है बेगार करनी पड़ती थी उन लोगों को, मालिकों की। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर बढ़ने लगे। अब जब इसका क्या परिणाम हुआ कि इन लोगों किसानों के बीच में उनके अंतर, सामाजिक अंतर, आर्थिक अंतर, किसी के पास कुछ कम कुछ ज़्यादा मतलब होने लगे। आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी है तो किसी के कुछ कम है, और समाज में भी उनमें अंतर दिखने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी तो कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, और कुछ लोग खेती के खाली समय में दस्तकारी आदि कुछ काम कर लेते थे। अब इनमें भी क्या हो गया, किसानों में भी, कि कुछ लोग क्या करने लगे थे, मैंने इसमें दिखा ना कि अंतर आने लगे। तो उनमें से भी कई लोग, बेचारे लोग जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी तो वे लोग भी अपना खेती करते थे, तो कुछ लोग के पास नहीं थी तो वे लोग अपना मवेशियाँ पालने लगे। मतलब जिसके पास जैसी परिस्थिति थी वे लोग काम करने लगे, है ना। अब खाली समय में जो लोग थे तो वे लोग दस्तकारी की वजह से काम करने लगे। जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियाँ उपजातियाँ बढ़ने लगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लो कि जैसे जैसे लोगों में समाज में अंतर बढ़ने लगे, जिसकी अभी हमने पढ़ा, कुछ किसान लोग के पास ज़्यादा ज़मीन थी तो वे लोग उपजाऊ ज़मीन करने लगे, किसी के पास नहीं थी तो वे लोग छोटे मोटे काम करने लगे, बेचारे कोई मवेशी पालने लगे। और कुछ के पास खाली समय था तो वे लोग क्या और काम करने लगे, किसी की सेवा करने लगे, जो भी काम छोटा मोटा जो भी वे सब करने लगे। अब इसी तरीके से आने वाले समय में इन लोग में अंतर, समाज में बहुत अंतर बढ़ने लगे, है ना। जिन लोग के पास जितना काम तो वे लोग वही काम करने लगे। तब इस हिसाब से अब जातियाँ और उपजातियाँ भी बंटने लगी। अब लोगों में जातियाँ मतलब उपजातियाँ भी बंटने लगे। हमें पता कि जो काम करेगा वो उसकी वही जाति हो जाती है ना। इस हिसाब से अब समाज में जाति और उपजातियाँ भी बंटने लगी। भैया यहाँ भी देख लो अब कि इस समय में जातियाँ और उपजातियाँ भी बहुत उभर के आने लगी। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। अब यहाँ पर देखो
समाज में भेदभाव भी बढ़ गया मध्यकाल में, और भी ज़्यादा बढ़ गया। इस समय में जिसके पास जो कार्य था उसके हिसाब से उसको ऊंची नीची जाति दे दी जाती थी। ठीक है, उनको समाज में उसके हिसाब से उनके साथ में व्यवहार किया जाता था। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके संग में अच्छी तरीके से व्यवहार हो रहा है, और जिसके पास में नहीं है या फिर जो गलत नीचा काम कर रहा है तो उनके संग में नीची छुआछूत जैसी व्यवहार हो रहे हैं, उनके संग में अपमान हो रहा है उनका, है ना। तो इस तरह के हालात वहाँ पे होने लगे। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितना सत्ता, प्रभाव, संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। चलिए, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बड़े बुजुर्गों को एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाज का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र और साम्राज्य। वैदिक लोग दिल्ली के सुल्तान कौन थे? गयासुद्दीन बलबन विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया। तो इनका शासनकाल दिल्ली की सल्तनत, ठीक है, दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। और इनके अध्ययन क्या कौन कौन से राज्य आ रहे थे? पूर्व बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम अफगानिस्तान की गजनी तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्र में लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। ठीक है ना। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश में हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा है। अब 1318 में इन्होंने क्या किया, यह बात सोची इन्होंने कि इस देश के हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री यानी दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगाना यानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी यानी कि गुजरात में, मेवाड़ी यानी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्व उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी यानी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी। आपका पीटी का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इसको देख लो। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानने या आम जनता नहीं, इसको सिर्फ ब्राह्मण जानते थे, आम जनता नहीं जानती थी। यह बात अमीर खुसरो ने बताया। ठीक है। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय, ये आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखो। 700 के आसपास जब मुगल चल रहा है ना, मतलब जो परिवर्तन के काल है उसमें कितने सारे लोग आए हैं कि नहीं, उसमें से मुगल भी आए थे। तो मुगल का 18वीं सदी में पतन खत्म। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। लेकिन वर्षों को अब जब मुगल वंश का पतन हो गया 18वीं सदी में, तो इसके बाद क्या हुआ, जैसे पतन हो रहा है वैसे ही क्षेत्र अलग अलग राज्यों में फिर से जो लोग राज्य बढ़ने लगे। क्योंकि मुगल पतन हो गया तो सबने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो वे लोग अपने अपने क्षेत्र अपने राज्य वे लोग बना लिए। लेकिन वर्षों से जो सक्रिय साम्राज्यों का पतन शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा, और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं बनती थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का भी प्रभाव उन पर था। पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था पर स्वरूप
सामूहिक होता था। इस दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन में संबंधित होते थे। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे इसकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। इन परिवर्तनों में से कुछ थे देवी देवताओं की पूजा, राजाओं मंदिरों का निर्माण और सामाजिक पुरोहित के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व, सब बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान कारण समाज में ब्राह्मण का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। अभी देखो यहाँ पर ये जो हम अभी तक जो पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है, इस समय में परिवर्तन का समय था। नए धर्म के लोग इस उपमहाद्वीप में आ चुके थे। उन लोगों ने अपनी सत्ता स्थापित कर दी थी, ठीक है। मुगल आए, पहले गुलाम वंश आया, उसके बाद फिर कई सारे तुगलक, खिलजी सब आए, फिर मुगल वंश, ठीक है। मुगल वंश का पतन हो गया। तो इसी दौरान में हिंदू धर्म में भी, हिंदू जो धर्म था उनमें भी बहुत ही परिवर्तन का समय था, ठीक है। उनमें भी परिवर्तन हो रहे थे देवी देवताओं की पूजा में, ठीक है। तो इसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत बढ़ गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो राजा महाराजा जो लोग थे, तो वे लोग इनको पूरी तरह से समर्थन देते थे, ठीक है। जिस कारण से समाज में इनका दबदबा और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि ये लोग पूजा पाठ, हवन वगैरह, यज्ञ वगैरह करवाते थे, ठीक है। तो जिस कारण से इनका समाज में भाई दबदबा और बढ़ गया, इनको और बुलाए जाते थे, ठीक है ना। फिर राजाओं के राज्यों में जाकर पूजा करवाते, उनको बहुत सारी बातें बताते उनके भले के लिए, बहुत तरीके के। तो इस कारण से इनका दबदबा और भी ज़्यादा बढ़ गया। फिर कई राजाओं लोग इनको संरक्षण भी देने लगे, फिर देवी के मंदिरों बनवाने लगे, ठीक है। तो यह हिंदू धर्म में बहुत परिवर्तन का भी समय था। तो यह भी सबका मेन है, इम्पोर्टेंट है, सब ध्यान रखो। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया था। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 6 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहली बार 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। यहाँ पर देख लो, आपका कुरान शरीफ जो आपका भारत में सबसे पहले 7वीं सदी में व्यापारियों के प्रवासियों के द्वारा जरिए पहुंचा। आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है। चलो, मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। जो मुस्लिम लोग थे, वे लोग कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे, जिसका प्रेम, करुणा, उदारता, अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, ठीक है। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। अब ये लोग भी अपने धर्म की अलग अलग व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली के मुसलमानों को विधि सम्मत नेता मानते थे। तो यहाँ फिर सबका इम्पोर्टेंट लाइन है, सिया कौन थे? वो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमान का विधि नेता मानते थे, सिया, ठीक है। कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। अब जो सुन्नी जो थे, वो लोग क्या करते थे? खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे, ठीक है। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म के नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। इस्लाम का जो आरंभिक दौर था, वे लोग नेतृत्व करने वाले कौन कहलाते थे? खलीफा, ठीक है। और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में इनकी हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत है। ये इनके सिद्धांत आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है ना। ये बात आपका कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं
देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ भी आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ बन जा रहा है, आप इसको देखते हुए चले साथ में। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय केवल घड़ी कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते थे। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लो कि इतिहासकार जो थे वे केवल घड़ी और कैलेंडर ही नहीं बल्कि समाज, संगठन, आर्थिक जो परिवर्तन होते थे उसके आधार पर भी वे लोग अध्ययन करते थे, वो अध्ययन किया करते थे। ठीक है, उनके लिए अध्ययन आसान हो जाता था। तो यहाँ भी आपका मेन ही हो गया ना, इसको देख लो ध्यान से, भी आपका मेन ही है। उनका नजरिया सामाजिक आर्थिक संगठन आने वाले परिवर्तन को झलकाता है। ठीक है, यह दिखलाता है कि विचार और विश्वास को कितना स्थायित्व रहा है, कितना परिवर्तन आया है। ठीक है, घड़ी कैलेंडर की तरह से हम लोग तो नहीं देख सकते ना कि समाज में क्या है क्या नहीं है। तो उनका यही बताया जा रहा है कि वे लोग आपके परिवर्तन आया है। यह झलक आपको सामाजिक, संगठन, आर्थिक और धार्मिक परिवर्तन में देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब 19वीं सदी में मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। ठीक है, इसमें हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब ये आपका फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। जो अंग्रेज थे ना, ये लोगों ने इतिहास को किस भागों में बांटा था? इन्होंने क्या किया था? 19वीं सदी के मध्य में इतिहास को 3 भागों में विभाजन कर दिया था। एक समय हिंदू का युग था, एक समय मुस्लिमों का युग था और एक ब्रिटिश का युग था। ठीक है, तो ये आपको पीटी का क्वेश्चन बढ़ रहा है, आप ध्यान रखिएगा यहाँ से, यह आपका पीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे क्या क्या धर्म के आधार पर देश को मतलब विभाजन कर डाला इतिहासकारों ने। ठीक है, तो यह आपका अंग्रेजों के द्वारा बांटा गया इतिहास है। ठीक है, पीटी का क्वेश्चन आपका है, इसको ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं चलिए। इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज, आर्थिक संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा की जाती है। ठीक है, यह अंग्रेजों का मानना था। ठीक है, इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। जो अंग्रेजों ने जो काल विभाजन जो किया ना, इसको बहुत कम लोग मानते हैं। ठीक है, इतिहास को आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। इस पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक थे, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस काल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों में विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक साम्राज्य, राज्य के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे और विस्तार से जानकारी मिलेगी। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? देखो, पहले तो बात है कि हम इसमें मध्यकाल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतिहास, इसको मध्यकाल इतिहास ही कहा जाता है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ेंगे, अब आगे भी पढ़ेंगे। और एक चीज़ ये देखो कि जो यहाँ पे अंग्रेज ने जो यहाँ इतिहास को बांटा है ना, हिंदू और मुस्लिम और ब्रिटिश में, यह अंग्रेजों का विभाजन है। ठीक है, इनके हिसाब से, धर्म के हिसाब से, ठीक है, शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, ये अंग्रेजों का मानना है। ठीक है, किंतु इस सोच को कई इतिहासकार नहीं मानते। ठीक है, कई इतिहासकार नहीं मानते, स्वीकार ही नहीं करते। ठीक है, वे लोग बहुत कम। ठीक है, वे लोग क्या करते, उन लोगों ने इतिहास को किस तरीके से बांटा, उन लोगों ने इतिहास को आर्थिक, सामाजिक कारकों के आधार पर या अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता उन लोगों ने तय कर दी। जैसे हमने पढ़ा था ना अभी, प्रशांत काल, मध्यकाल, नवपाषाण काल, तो इसी को अधिकतर इतिहासकार मानते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? चलो आगे बढ़े अब हम।
और यह मध्यकाल इतिहास है, हम मध्यकाल अब पढ़ेंगे, इसमें ये बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अब हम। भारत के इतिहास की वे 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। ठीक है, आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी, 8वीं और 11वीं शताब्दियों में से काफ़ी भिन्न थी। 16वीं और 8वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। ठीक है, इसलिए इस सारे काल को ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रे आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था, उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। क्या परिवर्तन नहीं हुआ था मध्यकाल में? कैसे परिवर्तन नहीं? या तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी ना। धर्म का आना, धर्मों में लोगों के विचारों में परिवर्तन आना, एक दूसरे की संस्कृतियों को अपनाना, तो कैसे हम कह दें कि धर्म इस काल में आपका परिवर्तन नहीं हुआ था? ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। इसमें पुस्तक पढ़ रहे हैं तो इसमें हम यहाँ देखो कि हम अभी क्या कुछ पढ़ रहे हैं और जो पिछला हमने पढ़ा था क्या कुछ पढ़ा था। स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी? आरंभिक काल से करी थी। उसमें क्या समृद्ध राज्य थे, बारूद वगैरह थे, जैसे रहस्य पद्धति, इस तरह की चीजें कुछ नहीं था ना, शून्य। उन लोगों को तो मतलब उनको तो कोई ज्ञान ही नहीं था ना, मतलब तो खाली मतलब कोई चीज़ की ज्ञान नहीं था, ना खाना कृषि करना, पशुपालन, आज तक की खोज कुछ उनको नहीं आता था। हम उस समय से अब हम इस काल तक आए हैं, मध्यकाल तक घुस गए हैं, मध्यकाल में हम आ चुके हैं। अब इस समय में तो कई समृद्धि, इस समय तक इतना समृद्ध हो चुका है हम यह उपमहाद्वीप, जो हमने क्लास 6 एनसीईआरटी में पढ़ा था, इतना समृद्ध हो चुका है इस समय तक यह उपमहाद्वीप कि लोग, अन्य धर्म के लोग इसे लूटने के लिए अब यहाँ प्रवेश करने लगे हैं। व्यापार के बहाने यहाँ पे स्थापित हो गए, लूटमार मचाने लगे, फिर अंग्रेज आ गए, है ना। तो कैसे परिवर्तन नहीं हुआ? या तो बिल्कुल ही कथन गलत हो जाएगा अगर आपका मेंस में क्वेश्चन भी बनता है कि मध्यकाल परिवर्तन का समय नहीं था, क्या आप इस समय सहमत है? तो बिल्कुल सहमत नहीं है, बिल्कुल इसको ना कीजिए। ठीक है, बिल्कुल ना। भक्ति से लेकर, आर्थिक से लेकर, सामाजिक से लेकर, हर धार्मिक से लेकर परिवर्तन ही युग था पूरी तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आपका यह चैप्टर समाप्त हो गया है। ठीक है, अब कैसा लगा यह चैप्टर? अब यह चैप्टर भी समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए आपको कैसा लगा यह चैप्टर मेरे साथ में पढ़कर? आपको कितना अच्छा लगा, क्या समझ में आया? ठीक है, तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। ओके, चलिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। और कल हम अध्याय 2 पढ़ेंगे, क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री। ठीक है, चलिए और कुछ दिन में मैं आपकी हिंदी व्याकरण, आपका मैं यूजीसी नेट के लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट भी मैं लाने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं सोचूँ सोशियोलॉजी में लाइव करूँगी, तो अगर किसी को सोशियोलॉजी यूजीसी नेट के लिए पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ओके, तो चलिए आप सब ध्यान रखिए अपना, और लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा, शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए ध्यान रखिए आप सब अपना।